Assalamu alaikum everyone. Here is the another topic of O levels, IGCSE and especially for AS level accounting. और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर उन बच्चों के लिए जिन्होंने ओ लेवल्स अकाउंटिंग या आईजीसीएसई अकाउंटिंग पढ़ ली है। उनके लिए तो ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल उनके लिए एक रिकैप करने का एक एक तरीका है। मगर जो बच्चे ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में अकाउंट्स ऑप्ट नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट एएस लेवल अकाउंटिंग में आते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ए लेवल अकाउंटिंग का जो कोर्स है वो बहुत स्पेशली फॉर एएस लेवल अकाउंटिंग वो बहुत ज़्यादा जो है कोर्स लेंदी है और उस कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल है। दो हिस्से हैं फाइनेंशियल और कॉस्टिंग के, तो आप उसको कवर करते 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 आप जो है अपनी फाइनेंशियल को ग्रिप नहीं कर पाते और उससे आपका पेपर वन स्पेशली ये जो टॉपिक होता है एएस लेवल के अंदर पेपर वन में बहुत फ्रिक्वेंट टेस्ट होता है, एक या दो एमसीक्यूज पे। और कुछ इससे कनेक्टेड ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको पढ़ा नहीं होता, एक ओ लेवल्स या आईजीसीएसई का बच्चा है तो वो ग्रेड नाइन्थ में, टेंथ में और इलेवेंथ में आके ओ लेवल्स या आईजीसीएसई का एग्जाम देता है, तो उनको एक एज होती है। मगर साइंसेस वाले जो बच्चे होते हैं उन्होंने बिल्कुल इस टॉपिक से बिल्कुल फेमिलियर नहीं होते। तो आज का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है फॉर एग्जांपल, उसको आप लोग क्या कहते हो बेटा? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सही है। उसका नाम हो गया बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, या आप उसको जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हो। सही है। और इसका एक और नाम है, इसको आप क्या कहते हो? सब्सिडायरी 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 बुक भी कहते हो। और इसका एक और नाम होता है जिसको आप लोग इसको फॉर एग्जांपल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अलावा, सब्सिडायरी बुक के अलावा आपके पास प्राइमरी रिकॉर्ड्स भी कहते हो। सही है। अब ये आपके पास अगर मैं आपको बात करता हूँ तो हमारे पास ये कितनी तरह की बुक्स होती हैं? बेसिकली देयर आर 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। हमारे पास ये कितनी बुक्स होती हैं बेटा? 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं। अब ये जो 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है ना, वो किसके अंडर में आ रही होती हैं? हम उनको फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, उसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, जिसको ऑल बिजनेस, जिसको आप ये क्या कह सकते हो, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कहते हो। जितनी भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। सही है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो सबसे पहली बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन से पहले इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सही है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस मल्टीपल तरह की होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक हो गई क्रेडिट सेल्स। सही है बेटा। फिर एक हो गई आपके पास फॉर एग्जांपल क्रेडिट परचेज। फिर एक हो गई आपके पास फॉर एग्जांपल सेल्स रिटर्न, जिसको आप लोग दूसरा क्या कह सकते हो, रिटर्न इनवर्ड। एक आपके पास हो गई फॉर एग्जांपल परचेज रिटर्न, जिसको आप दूसरा किस नाम से जानते हो बेटा? रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से जानते हो। सही है। एक आपके पास हो गई फॉर एग्जांपल कैश या बैंक। अगर फॉर एग्जांपल मैं कैश या बैंक की बात कर रहा हूँ, तो कैश आपके पास अगर आता है रिसीट्स, या जिसको आप लोग क्या कहते हो, पेमेंट्स। सही है। और एक आपके पास क्या हो गई, जिसको आप लोग क्या कहते हो, स्मॉल कैश रिसीट्स
और पेमेंट्स बेटा। और आपके पास जो सबसे आखिरी ट्रांजैक्शन होती है उसको आप लोग क्या कहते हो बेटा? अदर ट्रांजैक्शंस। सही है। ये सारी आपके पास क्या हो गई? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये सारी जो भी हो गई आपकी, एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो गई। सबसे पहले क्या हो गया आपके पास? एक क्रेडिट सेल्स हो गया, एक आपके पास हो गया क्रेडिट परचेज हो गया बेटा, एक आपके पास सेल्स रिटर्न हो गया, एक आपके पास परचेज रिटर्न हो गया, एक आपके पास कैश बैंक हो गया, और दूसरी स्मॉल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स हो गई, और आखिरी वाली आपके पास हो गई अदर ट्रांजैक्शंस। सही है बेटा। जितनी भी होती हैं सारी क्या होती हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। और ये जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये कहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं? अगर मैंने आपसे कहा कि भाई आपके पास कितनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इस बात को आपको समझना होगा कि आपके पास 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं। वो 7 बुक्स कौन कौन सी हैं? लेट्स से कि मैं अब उनके नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले बुक की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सबसे पहले आपके पास बुक की बात कर रहा हूँ तो उसको आप लोग क्या कहते हो? सेल्स डे बुक, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? सेल्स जर्नल। दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ प्राइम एंट्री। दूसरी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दूसरा आपके पास क्या होता है? परचेज डे बुक, और इसका दूसरा नाम क्या होता है आपके पास? परचेज जर्नल बेटा। इसी तरीके से थर्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आपके पास क्या होती है? सेल्स रिटर्न डे बुक, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? सेल्स रिटर्न जर्नल बेटा। फोर्थ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आपके पास क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, जिसको आप क्या कहते हो? परचेज रिटर्न डे बुक, और इसका दूसरा नाम क्या होता है आपके पास? परचेज रिटर्न जर्नल बेटा। फिर उसके बाद फिफ्थ आपके पास कौन सी होती है? कैश बुक। और सिक्स्थ आपके पास क्या होती है बेटा? पेटी कैश बुक। और जो लास्ट होती है वो आपके पास क्या होती है? जर्नल्स। ये आपके पास क्या हो गई? 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हो गई। अब इन 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 सातों किताबों का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये कहाँ पर और किस तरीके से रिकॉर्ड होती हैं, इस बात को देखते हैं। सही है बेटा। तो ये आपके पास डिफरेंट 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हो गई जो मैंने आपको बता दिया। सही है। इन 7 बुक्स का एक ऑब्जेक्टिव है, उसको समझते हैं। जब आप ये 7 बुक्स बना लेते हैं ना, यानी ये क्या हो गया कि 7 बुक्स हो गई। अब 7 बुक्स में से आप डेट, फिर इसके बाद एक चीज आती है, इन ट्रांजेक्शन्स को आप किस में डाल देते हो? फॉर एग्जाम्पल, एंटर दीज ट्रांजेक्शन्स इनटू 3 लेजर अकाउंट्स। सही है भाई।
आप सबसे पहले आपको आपने पढ़ा था बिजनेस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स बेटा। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के बाद आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, या जिसको आप ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडायरी बुक्स या प्राइमरी रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हो। और वो कितनी किताबें हैं? सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक, petty cash book and the journal. There are seven books of prime entry. इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। जब आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बना लेते हो जब आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बना लेते हो तो फिर आप इन ट्रांजैक्शंस को यानी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से डाटा किस में डाल देते हो? लेजर अकाउंट्स में डाल देते हो। और कितनी तरह के आपके पास लेजर अकाउंट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल, मैंने कहा एक, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स। नंबर वन, अब सबसे पहला लेजर अकाउंट जिसको आप क्या कहते हो बेटा? सेल्स लेजर अकाउंट। सेकंड वन इज परचेज लेजर अकाउंट्स बेटा। एंड द लास्ट वन इज जिसको आप लोग क्या कहते हो बेटा? नॉमिनल स्लैश जनरल लेजर। और जब ये लेजर अकाउंट्स आप बना लेते हो तो लेजर अकाउंट से आप डाटा किसके अंदर, उससे फिर आप क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस बनाते हो। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप उसके बाद फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट बनाते हो और बैलेंस शीट बना देते हो। सही है बेटा। अब यार ये बात थोड़ा सा समझते हैं कि यार ये चीज होती क्या है। फॉर एग्जांपल, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में मैंने आपको बता दिया, सात किताबें हो गई। और ये सात किताबों का पर्पस क्या होता है, इसमें कौन सी हम एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, इस बात को आपने थोड़ा सा पिकअप करने की कोशिश करनी है कि भाई सात किताबें तो हमने देख ली। अब जब पहली जो किताब होती है जिसको आप लोग ने कहा कि सेल्स जर्नल का, अनदर नेम ऑफ सेल्स जर्नल, सेल्स जर्नल का जो दूसरा नाम होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनके ऑब्जेक्टिव्स से बात करूं कि तो सेल्स जर्नल क्या होता है कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आप क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हो। यानी अकॉर्डिंग टू सेल्स जर्नल, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर सब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेल्स जर्नल वी आर ओनली रिकॉर्डेड, हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, यानी जो गुड्स आप लोगों ने उधार में बेचे होते हैं। यानी फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो गुड्स आप लोगों ने उधार में बेचे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि आपने टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या अगर फॉर एग्जांपल फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो गुड्स आपने उधार में बेचे होते हैं वो कौन सी बुक्स में चले जाते हैं? सेल्स जर्नल के में चले जाते हैं। और उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है? सेल्स इनवॉइस होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? सेल्स इनवॉइस होता है। सही है। एज अ एविडेंस कस्टमर अपने पास उसको इस एविडेंस के तौर पे रखता है कि भाई सेल्स इनवॉइस, उस डॉक्यूमेंट को हम सेल्स इनवॉइस कहते हैं। फिर सेकंड आपके पास जर्नल आता है जिसको आप क्या कहते हो? परचेज जर्नल। परचेज जर्नल का दूसरा नाम मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस, यानी जो गुड्स आपने उधार में खरीदे हैं, यानी जो गुड्स आपने उधार में परचेज किए हैं, वो कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अब बच्चे का एक सवाल आता है, सर हमने कोई नॉन करंट एसेट सेल किया है या हमने कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया है, तो याद रखिएगा बेसिकली परचेज जर्नल और सेल जर्नल में जो मेजर डिफरेंस है, आप क्या लिखते हो इन दोनों में, वो है कि फर्क कि उधार में गुड्स बेचना, उधार में गुड्स खरीदना। अगर फॉर एग्जांपल मैं गुड्स उधार में परचेज कर रहा हूं तो मैं उसको परचेज जर्नल में लिखूंगा, और अगर मैंने उसको सेल किया है तो मैं उसको सेल्स जर्नल में लिखूंगा। तो इनका जो डॉक्यूमेंट होगा वो कौन सा होगा आपके पास? अगर फॉर एग्जांपल उधार में परचेज किया है तो वो परचेज इनवॉइस डॉक्यूमेंट कहलाएगा, और अगर उधार में सेल किया है तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? सेल्स इनवॉइस कहलाएगा। सर साथ में से ये दो बुक्स निकल गई, फिर उसके बाद आपके पास आती है थर्ड बुक और फोर्थ बुक जिसको आप कहते हो परचेज रिटर्न जर्नल, और इसका दूसरा नाम होता है परचेज रिटर्न डे बुक। और इस थर्ड फोर्थ वन इज सेल्स रिटर्न जर्नल, और इसका दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न डे बुक। अब जो, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज रिटर्न की बात कर रहा हूं, तो इस बात को समझिएगा, इस कायनात में दो तरह के लोग हैं। फॉर एग्जांपल, एक उधार में बेचने वाले और एक उधार में खरीदने वाले। जब आप किसी को कोई चीज उधार में बेचते हो
तो वो आपके लिए क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप किसी को कोई गुड्स उधार में सेल करते हो, तो वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड हो जाता है। जब आप किसी को कोई चीज़ किसी से उधार में खरीदते हो, तो वो परचेज़ जर्नल में रिकॉर्ड हो जाता है। मगर अगर लेट्स से हम ये बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से कोई चीज़ गुड्स परचेज़ किए थे और वो गुड्स जो हैं खराब आए, फॉल्टी आए, ओवरचार्ज आए, रॉन्ग कलर आए, रॉन्ग डिस्क्रिप्शन आया, तो मैं उसको क्या कर दूँगा, वापस कर दूँगा। जब मैं वापस करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ किए थे, तो जब मैं किसी को वापस करूँगा, तो वो कौन से रिकॉर्ड जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल टू रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न टू सप्लायर प्रीवियसली परचेज़ ऑन क्रेडिट। यानी जो चीज़ मैंने प्रीवियसली परचेज़ की थी उधार में, वो डिफेक्टेड आई है, गलत आई है, रॉन्ग चीज़ आई है, तो मैंने उसको वापस कर दी, तो वो कौन से जर्नल में चला जाता है? परचेज़ रिटर्न जर्नल में चले जाता है। और उसके लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट होता है? हमें क्रेडिट नोट रिसीव होता है, किससे रिसीव होता है? सप्लायर से, ताकि हम वो गुड्स क्या कर सकें? वापस कर सकें। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो गुड्स जिसने बेचे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसने सेल किए थे, अगर उसके पास वो चीज़ वापस आ रही है, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड होगा वो? सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, सेल रिटर्न जर्नल में जब रिकॉर्ड होगा, तो उसकी क्या डिस्क्रिप्शन होगी? टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, यानी कस्टमर ने वो गुड्स वापस कर दिए हैं और जो आपने बेचे थे, तो उसके लिए क्या होगा? क्रेडिट नोट, यानी कॉपी ऑफ क्रेडिट नोट इश्यू टू कस्टमर, यानी आप क्या करोगे? कस्टमर को क्रेडिट नोट इश्यू करोगे और कस्टमर ने जो परचेज़ किया था वो वापस कर रहा है, तो वो उसको कौन सा नोट मिलेगा? क्रेडिट नोट रिसीव होगा। तो भाई आपके पास 7 में से जो 4 जर्नल है ना, वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। देखो मैं इसको इस तरह समराइज़ कर देता हूँ, सेल्स रिटर्न है ना, तो सेल्स जर्नल है ना, तो उसका दूसरा क्या है उसके साथ पैरेलल में? सेल रिटर्न। इसी तरीके से परचेज़ जर्नल है ना, तो उसका पैरेलल क्या है? परचेज़ रिटर्न है। तो इसका मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कोई चीज़ गुड्स उधार में बेचते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको बेच रहे हो वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेगा, जो खरीद रहा है वो परचेज़ जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। अब जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जिनको बेचा था तो वो डिफेक्टेड हो गया, वो गुड्स वापस आ गया, तो वो आप उसको परचेज़ रिटर्न में रिकॉर्ड करोगे और बेचने वापस करने वाला उसको सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। तो दीज़ आर द 4 इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जिसको हम लोग 4 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आती है, जिसको आपके पास 5th वन कह रहे हैं, कैश बुक। कैश बुक को हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएँगे, चीज़ें करेंगे जब कैश बुक का एक पूरा सेपरेट टॉपिक है, किस तरह कैश बुक बनाते हैं, उसमें कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कैश बुक में बैलेंसिंग कैसे करते हैं, वो सब बाद में बताऊँगा। अब आपके पास वैसे कैश बुक 1 कॉलम भी होती है, 2 कॉलम भी होती है, 3 कॉलम भी होती है, बट अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज हम क्या डिस्कस करते हैं अमूमन, 2 कॉलम जो कैश बुक होती है वो बगैर डिस्काउंट्स के होती है और 3 कॉलम कैश बुक में सेटलमेंट यानी कैश डिस्काउंट्स शामिल होते हैं। कैश बुक का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रियल मूवमेंट ऑफ इनफ्लोज़ एंड आउटफ्लोज़ ऑफ मनी, यानी आपके पास क्या आता है, एक्चुअली कैश रिसीव होता है या कैश पे होता है, यानी एक्चुअली बैंक से पैसे रिसीव होते हैं या पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका पर्पज़ क्या है, जिसमें आप सारी अ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिखते हो कैश की, टू रिकॉर्ड रिसीट एंड पेमेंट अफेक्टेड टू बिज़नेस बैंक अकाउंट, यानी जो बिज़नेस से पैसा आया और गया होता है वो लिखते हो। कैश रिसीव्ड और पेमेंट लिखते हो, कॉन्ट्रा एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हो, डिस्काउंट अलाउ को रिकॉर्ड करते हो, डिस्काउंट रिसीव को डिस्काउंट अलाउ आपके बिज़नेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है और डिस्काउंट रिसीव आपके बिज़नेस के लिए क्या होता है? इनकम होता है। ये टॉपिक हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। सर उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इश्यू होते हैं? भाई देखें, कैश रिसीट्स की अगर बात हो रही है, तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैश रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें हम अपना सारा डेली बेसिस पे कितना इश्यू हुआ है या कितना कैश रिसीव हुआ है। कैश पेमेंट्स के लिए कैश रिसीट्स दी जाती हैं। बैंकिंग की अगर बात करते हैं, पेइंग स्लिप जिसको हम काउंटर फॉइल्स कहते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर्स कहते हैं। बैंक पेमेंट्स अगर हो रही हैं, तो इसका मतलब वो बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू हो रही होंगी। फिर उसके बाद छठी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है, जिसको आप लोग कहते हो पैटी कैश बुक। पैटी मीन्स छोटे, जो डेली जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे बिजनेस के खर्चे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है बेटा? पैटी कैश बुक कहा जाता है, जिसमें कैश पेमेंट और छोटी मोटी कैश रिसीट्स जो आती हैं। अच्छा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे? इम्प्रेस सिस्टम देखेंगे, वो बहुत बाद में होगा, तो डिटेल में बता दूंगा। इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? पैटी कैश वाउचर्स होगा।
और आखिरी आपके पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है, जिसमें आप लोग क्या बोलते हो बेटा, टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस, वनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। मतलब जो अदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में वो ट्रांजैक्शन जो सेल जर्नल में, सेल परचेज जर्नल में, सेल रिटर्न में, परचेज रिटर्न में, कैश बुक में, पेटी कैश बुक में नहीं हुई हैं, जो बाकी हैं, आप उनको कहाँ लिखते हो, जर्नल जर्नल में लिखते हो, या आई कैन से दैट जर्नल में लिखते हो। उसके लिए क्या होती है, जैसे कोई परचेज नॉन करंट एसेट खरीदा है तो उसके लिए इनवाइस हम लिख रहे होते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स की बात होती है तो हम उसको सेल्स और परचेज इनवाइस का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो भाई दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एंड ओरिजिनल एंट्री बेटा। सर, अब ये जो अभी आपके पास आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यार हमारे पास 7 बुक्स में से फॉर एग्जांपल 4 बुक्स को थॉरली डिस्कस करना, इसकी एक वर्क एग्जांपल सॉल्व करना कि भाई ये किस तरीके से फॉर एग्जांपल हम इसको टैकल करेंगे। तो हम मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल सेल्स जर्नल की अगर बात करता हूं तो मैंने कहा सेल्स जर्नल आपके पास क्या है, सेल्स जर्नल का जो अपोजिट है वो क्या है, सेल्स रिटर्न जर्नल। परचेज जर्नल का जो अपोजिट है वो क्या है, परचेज रिटर्न जर्नल। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो गुड्स आपने, यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं, सोल्ड मींस क्रेडिट पे किए हैं, तो वहाँ पर वो कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे, सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। और अगर वो गुड्स वापस आ गए हैं तो वो सेल रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। सेम सिनेरियो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गुड्स परचेज किए हैं और कहाँ से परचेज किए हैं, ऑन क्रेडिट पे परचेज किए हैं, तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे बेटा, परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। और अगर वो वापस आ गए हैं तो वो परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। सर, अगर मैं आपसे बात करता हूँ सेल्स जर्नल जो आप लोगों की स्क्रीन पे बिल्कुल सामने शो हो रही है, सर सेल जर्नल होता क्या है, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। द सेल्स जर्नल इज अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बिजनेस। जो सेल्स जर्नल होता है ना, उसमें जो बिजनेस के या एक इंडिविजुअल शख्स के नेम्स लिखे जाते हैं, टू विच क्रेडिट सेल्स वर मेड, जिनको आप क्रेडिट्स पे सामान बेचते हो। द वैल्यू ऑफ द सेल्स, उनकी वैल्यूज लिखी जाती हैं, डेट्स लिखी जाती हैं, और कब किस डेट को आपने बेचा है वो बताया जाता है। सेल्स जर्नल को आप समटाइम्स सेल्स बुक भी कहते हो और सेल्स डे बुक भी कहते हो, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो जर्नल आपके पास होता है कि दिस जर्नल इज राइटिंग अप यूजिंग कॉपी ऑफ इनवॉइसेस सेंड टू कस्टमर्स, और जो इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है वो इनवॉइसेस बनता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब आप कोई चीज़ उधार में बेचते हो, मैंने आपको डबल एंट्री भी पढ़ाई है, तो आप क्या करते हो जब आप कोई चीज़ उधार में, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है आपने सामान उधार पे बेच दिया, सही है। और फिर उसको जब बेच दिया तो उस ट्रांज़ैक्शंस को आप उसकी डेट, कस्टमर का नाम और इनवॉइस का टोटल किसमें पोस्ट कर देते हो? सेल्स जर्नल में पोस्ट कर देते हो। और कस्टमर का जो अकाउंट है, सेल्स लेजर में उसको क्या कर देते हो? डेबिट कर देते हो। और मंथ एंड पे हम उसको क्लोज़ करते हैं। जो सेल्स होती हैं उसको नॉमिनल लेजर में हम क्या करते हैं, से आप क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। वो मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। सेम सिनेरियो इसके साथ यहाँ पर यही होता है कि फॉर एग्जांपल सेल रिटर्न जर्नल जो है, अगेन वो भी क्या होता है, अच्छा सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल में बुक्स और डबल एंट्री फॉलो नहीं होता, याद रखना, डेबिट क्रेडिट फॉलो नहीं होता। यहाँ पर जब फॉर एग्जांपल जब कोई गुड्स उधार में बेचें तो वो खामोशी से बंदे का नाम या कंपनी का नाम उसको सेल जर्नल में डाल देंगे। अगर उस जिसको बेचे तो उसने वापस कर दिए तो उसका नाम सेल रिटर्न जर्नल में डाल देंगे। सही है, बिजनेस का नाम हो गया कि गुड्स कितने डॉलर्स के वापस किए हैं और किस डेट को वापस किए हैं। सेल्स जर्नल को हम अमूमन तौर पे सेल रिटर्न बुक्स भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ट्स बुक भी कहते हैं और रिटर्न इनवर्ट जर्नल भी कहते हैं। अच्छा, इन जर्नल्स की जो भी कॉपी आती है वो क्रेडिट नोट हम सेंड कर देते हैं कस्टमर को, और कस्टमर को जो है क्रेडिट नोट रिसीव कर देता है और उसको जो भी वापस करना होता है वो वापस कर देता है। फिर उसके बाद जब गुड्स रिटर्न होते हैं, कोई कस्टमर हमें वापस करता है गुड्स, तो उसको हम एंटर डेट के साथ, कस्टमर के नेम के साथ और क्रेडिट नोट सेल रिटर्न जर्नल में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। और उसमें आप जो क्रेडिट कर देते हैं कस्टमर अकाउंट में सेल लेजर में, उसके पूरे जो भी आपके पास क्रेडिट नोट का टोटल होता है उसके साथ। और यही एज इट इज वाइस वर्स यही सारी चीजें हम किसके लिए करते हैं, परचेज जर्नल के लिए और परचेज रिटर्न जर्नल के लिए करते हैं। गाइज, मेरे पास एक एग्जांपल दी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक वर्क एग्जांपल है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू एग्जाम क्या हमारे पास जो सेल्स जर्नल होता है वो किस तरीके से बनता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जरा ये देखिएगा।
मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हम जो बनाएँगे, एक एग्ज़ाम्पल, एक वॉक थ्रू है मेरे पास, जिसमें बोला हुआ है, एक वीविंग शेड नाम की कंपनी है, यानी यहाँ पर देखिएगा, एक वीविंग शेड इश्यू कर रहा है इनवॉइस। किसको इश्यू कर रहा है? देखो, वीविंग शेड किसको इनवॉइस इश्यू कर रहा है? सीयू को कर रहा है। तो इन दिस क्वेश्चन वीविंग शेड क्या हो गया? सप्लायर हो गया, सही है? और सीयू क्या हो गया? कस्टमर हो गया। और फॉर एग्जांपल कितने का सामान इश्यू कर रहा है? गुड्स, सही है? 510। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रेड डिस्काउंट किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आप फॉर एग्जांपल जो आपकी लिस्ट प्राइस होती है उसमें से माइनस होके नेट प्राइस आ जाती है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई नेचर नहीं होती, सिर्फ आप क्या करते हो, लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट करते हो। तो इसका मतलब है, अगर हमने क्या किया, वीविंग शेड ने सामान बेचा सीयूएनसीयू को, तो मैंने सेल जर्नल का फॉर्मेट बना लिया। सर, सेल जर्नल का फॉर्मेट में डेट आ गई, डिटेल्स आ गई और अमाउंट आ गई। तो मैंने 3 अप्रैल लिख लिया, बंदे का नाम लिख लिया, 510 का सामान था, 510 का 20% निकाला, तो पता चला कि 102 है। तो 510 में से 102 माइनस कर दिया, तो 408 का सामान बेचा है। और किसको बेचा है? सीयूएनसीयू को बेचा है। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अगर यहाँ लिखा होता परचेज जर्नल बनाना है, तो हम इसकी यानी फॉर एग्जांपल परचेज जर्नल करते, सेम पैटर्न बनाते, डेट लिखते और यहाँ पर क्या लिख देते, फॉर एग्जांपल उस बंदे का नाम लिख देते। सर, नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। सर, वीविंग शेड नाम का एक बंदा है जो इश्यू कर रहा है क्रेडिट नोट। सर, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट मतलब इश्यू कर रहा है। किसको इश्यू कर रहा है? कस्टमर को इश्यू कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि गलत सामान आया है, ओवर प्राइस आया है, या एक्सवाइजेड कोई भी चीज आई है। सीयू फॉर गुड्स रिटर्न। अब जब गुड्स रिटर्न हो रहे हैं और आगे लिखा है लिस्ट प्राइस 60, तो जब सामान उधार पे बेचा था तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, पेमेंट तो अभी रिसीव ही नहीं हुई है। तो इसका मतलब जब वो बंदा सामान वापस कर रहा है $100 का, तो डेफिनेटली उसमें ट्रेड डिस्काउंट शामिल है। तो जब ट्रेड डिस्काउंट शामिल है तो आप क्या करोगे, $60 का 20% निकाल लोगे। सिक्स टू ज़ा आपके पास क्या हो गया, आपके पास क्या हो गया, $60 का, सॉरी कितने परसेंट, 20%। तो जो कि आपके कितना आ गया बेटा, आपके पास 12 आ गया। 60 में से 12 माइनस कर दिया, तो जो टोटल माल वापस हुआ है वो कितने का हुआ है? 48 का हुआ है। और किसने किया है? सीयूएनसीयू में किया है। सर, ये आपने इधर क्यों डाल दिया? क्योंकि ये आपके पास रिटर्न हुआ है, तो ये किस में रिकॉर्ड होगा? सेल रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन, वीविंग शेड नाम का बंदा है, जो सामान बेच रहा है। किसको बेच रहा है? उधार में बेच रहा है, फाइन फर्निशिंग को। कितने का? $1000 का। ट्रेड डिस्काउंट है 25%। अच्छा, और उसी दिन इनवॉइस इश्यू कर दी है। तो मैं फिर कहूँगा कि भाई आप 1000 का 25% निकालोगे। 1000 का 25% जो होता है 250 होता है। तो 1000 का 25% 250 हो गया। और आपके पास क्या हो गया? 750 हो गया। अच्छा, बहुत से बच्चों को निकालने परसेंटेज नहीं आती है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 250 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 250 आ जाएगा। सॉरी, आपके पास 25% था, सॉरी। 1000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास 250 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब 250 आ जाएगा तो आपने कितने का ट्रेड डिस्काउंट दिया? 250 का। फाइन फर्निशिंग को दिया और 750 आपने अमाउंट लिख दी। अगेन ट्रेड डिस्काउंट किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर उसके बाद एक और ट्रांज़ैक्शन है जो आपके पास दी हुई है, वीविंग शेड है, जो सेंड कर रहा है जाफर कंपनी को इनवॉइस 220 की, जो गुड्स उसने बेचे थे उधार पे। तो इसका मतलब इसमें तो कोई ट्रेड डिस्काउंट ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया कि जाफर को सामान बेचा है 220 का और नाम लिख दिया मैंने जाफर का। इज़ इट फाइन? एंड द लास्ट वन इज़, वीविंग शेड जो है इश्यू कर रहा है क्रेडिट नोट, किसको? जाफर को, 10 का, बिकॉज ऑफ हिज ओवरचार्ज। तो इसका मतलब ये क्रेडिट नोट है, सामान वापस किया है आपने। किसने किया है? जाफर ने किया है। तो यहाँ पर आपने क्या हो गया, जाफर लिखोगे। कितने का हुआ? $10 का हुआ। तो सर, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, एक क्वेश्चन वर्क एग्जांपल आ गई। और इसके ऑलरेडी पास पेपर्स जो हैं ओ लेवल्स बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के नाम से अपलोडेड हैं। ये एक्सप्लेनेशन अपलोड नहीं थी, तो वो एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर दी। तो ये आपके पास क्या हो गया, सेल्स जर्नल। और दूसरा आपके पास क्या हो गया, सेल्स रिटर्न जर्नल। सर, इसी का जो अपोजिट होता है वो परचेज जर्नल है और परचेज रिटर्न जर्नल है। अच्छा सर, आप इसका करेंगे क्या, ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा।
सर यहाँ पर क्या हुआ, 408 का एक बंदे को बेचा, सात साढ़े 750 का बेचा, 220 को बेचा, तो आई हैव 3 क्रेडिट कस्टमर्स जिनका नाम है सीयू एंड सीयू, सेकंड वन इज फाइन फर्निशिंग एंड द थर्ड वन इज जाफर कंपनी। तो मैंने 3 अलग इंडिविजुअल कस्टमर से मैंने क्या करने हैं, पैसे चार्ज करने हैं। जब मैंने उनको क्रेडिट पे सामान बेचा है तो कितने का बेचा, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया कि भाई 1378 जो है हमारा ये ट्रांसफर हो जाएगा, किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सेल्स अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से रिटर्न, टोटल रिटर्न कितने लोगों ने करवाया था, सीयू एंड सीयू ने 48 का करवाया, जाफर ने 10 का करवाया, तो टोटल रिटर्न कितना हो गया, $58 का हो गया। तो भाई इस बात को जरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ध्यान रख के सुन लीजिएगा कि ये काम जब आपने कर लिया, 2 जर्नल्स बना लिए, तो जर्नल बनाने के बाद अब आप इसको क्या करोगे, डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में क्या कर दोगे, पोस्ट कर दोगे। अब जब डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में जब इसको पोस्ट करोगे तो इस बात को जरा समझने की कोशिश करना कि जब डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में जब हमें पोस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए टी अकाउंट्स बनाएंगे। अब जब टी अकाउंट्स बनाएंगे तो फॉर एग्जांपल, अभी फॉर एग्जांपल वो मैं नेक्स्ट एरिया में बताऊंगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपने सबसे पहले क्या कर दी, सोर्स डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए। सोर्स डॉक्यूमेंट से आप लोगों ने क्या कर दिया, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बना ली। बुक ऑफ प्राइम एंट्री से आपने चीजों को क्या कर दिया बेटा, आपने कहाँ पर डाल दिया, लेजर अकाउंट्स में डाल दिया। सेल्स लेजर हो गया, परचेज लेजर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, नॉमिनल लेजर हो गया। अच्छा, इसको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब इसमें लेजर अकाउंट्स की जो हमने बात की थी, 3 तरह के आपके पास लेजर अकाउंट्स होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? एक होता है सेल्स लेजर, एक होता है परचेज़ लेजर, और एक होता है नॉमिनल लेजर। बट इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल अलग एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें इसको डिस्कस करूँगा। आप ये चीज़ समझ लो, भाई जो सेल्स लेजर होता है ना, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो सेल्स लेजर होता है ना, वो किसके लिए होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रेड रिसीवेबल्स, सेल लेजर का दूसरा नाम ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट भी कहते हैं। और परचेज लेजर जो होता है वो उसमें हम क्या बनाते हैं, जो गुड्स उधार में खरीदे हैं, जिन लोगों से खरीदे हैं उनके नाम के हम अकाउंट्स बनाते हैं। सेल लेजर का मतलब हो गया जिनको हमने उधार में बेचा होता है, हम उनके अकाउंट्स बनाते हैं। तो अभी हमारे पास जनरल लेजर यानी नॉमिनल लेजर का कोई काम नहीं है, और हमारा परचेज लेजर का भी काम नहीं है। भाई देखो, सेल लेजर का जो दूसरा नाम है वो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी कहते हैं। भाई जो सेल्स लेजर मतलब इसलिए बनाया जाता है ताकि आप हर एक इंडिविजुअल शख्स का आखिर में टोटल निकाल सको, सेल्स का टोटल निकाल सको। तो अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, सेल्स लेजर बनाऊंगा। अच्छा, सेल्स लेजर क्यों बनाऊंगा उस बात को जरा समझ लेना। फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा, मैंने क्या बना रहा हूँ, सेल्स लेजर बना रहा हूँ, सही है। अच्छा, सेल्स लेजर को हम लोग दूसरा क्या कहते हैं बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। इसका दूसरा नाम क्या है, डेटर्स। और तीसरा नाम क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल। सही है। अच्छा, अब मेरे पास कितने तरह के कस्टमर थे, फॉर एग्जांपल इस बात को जरा सुन लीजिएगा। मेरे पास एक कस्टमर था, लेट्स से कि आपका सीयू एंड सीयू। एक कस्टमर था मेरे पास फॉर एग्जांपल पाइन फर्निशिंग, और एक कस्टमर जो मेरे पास था फॉर एग्जांपल जाफर कंपनी। तो मैंने ये क्या बना लिए, इनके नाम के सेल्स लेजर्स बना लिए। सेल्स लेजर में सबसे पहले किसका लिख दिया मैंने, सीयू एंड सीयू ले लिया। फिर उसके बाद मैंने किसका ले लिया भाई, पाइन, फाइन फर्निशिंग का ले लिया। और उसके बाद मैंने तीसरा किसका ले लिया बेटा, जाफर कंपनी का ले लिया। ये बात हमें हमेशा पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज अ डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज ऑलवेज अ क्रेडिट साइड बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, ये मैंने क्या बना दिए, सेल्स लेजर बना दिए। अब यहाँ पर मैं 2 नॉमिनल लेजर बनाऊंगा। वो नॉमिनल लेजर यानी सुन लीजिएगा, भाई ये वाला क्या है आपका, क्या है, ये सेल्स लेजर है, सही है। ये क्या है, ये भी सेल्स लेजर है। और ये वाला क्या है, ये भी सेल्स लेजर है, सही है। ये 3 आपके पास क्या है, सेल्स लेजर अकाउंट है। अब इसके बाद आपको एक और अकाउंट होते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हो, नॉमिनल
नॉमिनल लेजर। अब इधर इस वाले पार्ट में नॉमिनल लेजर कौन कौन से होंगे बेटा? एक होगा सेल्स अकाउंट, और दूसरा क्या होगा भाई? सेल्स रिटर्न अकाउंट। और दूसरा कौन सा होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। सही है। ये भी नॉमिनल लेजर हो गया, और ये भी नॉमिनल लेजर हो गया। अच्छा, अब जब आपने सोर्स डॉक्यूमेंट से आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाई, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से अब आप क्या कर रहे हैं? लेजर अकाउंट्स पे पोस्ट कर रहे हैं। तो अब जब यहाँ पर क्या हो गया, इस वाले सिनेरियो पे जरा देखिएगा, तो अगर मैं इधर बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, जो सामान बेचा था, किसको बेचा था? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CUNC की बात कर रहा हूँ, तो मैंने CUNC को मैंने, यानी फॉर एग्जांपल CUNC में मैंने सेल्स को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने का, कितने से क्रेडिट कर दिया? जो उसकी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी बेटा आपके पास? चेक करो। सॉरी, सेल्स को मैंने क्या कर दिया? मैंने डेबिट कर दिया। कितने से कर दिया? 408 से कर दिया। फाइन फर्निशिंग को कितने का सामान बेचा था मैंने? 750 का। तो फाइन फर्निशिंग में मैंने सेल्स को डेबिट कर दिया। इसी तरह जाफर को कितने का बेचा था बेटा? 220 का। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ये जो 408 था, CUNC के अकाउंट में मैंने सेल्स को डेबिट कर दिया। इसी तरीके से फाइन फर्निशिंग के अकाउंट में मैंने सेल्स को डेबिट कर दिया। इसी तरीके से जाफर के अकाउंट में मैंने क्या कर दिया? सेल्स को डेबिट कर दिया। इसको कहते हैं अकाउंट्स में पोस्ट करना। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास क्या था? जब आपने यहाँ तक बात हो गई, अब CUNC ने आपको कुछ सामान वापस करवाया था। क्या करवाया था? CUNC ने कुछ सामान आपको वापस करवाया था। तो मैंने CUNC में क्या कर दिया? सेल्स रिटर्न हुआ था। कितने का हुआ था? 48 का। तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। इज इट फाइन बेटा? फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फाइन फर्निशिंग कोई वापस नहीं करवाया था। जाफर ने हमें सामान वापस करवाया था। कितना वापस करवाया था बेटा? $10 का वापस करवाया था। तो मैंने आपको जाफर को क्रेडिट कर दिया। तो ये देख लीजिएगा, 48 CUNC ने वापस करवाया था, तो CUNC में सेल रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से जाफर ने वापस करवाया था, तो जाफर के अकाउंट में सेल्स रिटर्न को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हो। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद अगर नॉमिनल लेजर की अगर बात कर रहा हूँ, तो नॉमिनल लेजर मैं किस तरीके से बनाऊंगा? फॉर एग्जांपल वो भी बड़ा इम्पैक्टफुल है। अब देखो, नॉमिनल लेजर किसका बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। तो मैंने टोटल सेल्स कितने की है और कितने लोगों को की है? 408, 1, 752, 223। तीन लोग हैं। अगर तीनों की अलग अलग अमाउंट है, और टोटल मैंने कितने की है? 1378 की मैंने क्या की है? टोटल सेल्स की है। तो मैंने क्या किया? सेल्स अकाउंट में, सेल्स के अकाउंट में मैंने क्या कर दिया? फॉर एग्जांपल, जो मेरे क्या थे, सेल्स अकाउंट में जो मैंने टोटल, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो कितने थे? फॉर एग्जांपल 1378। अब 1378 का ब्रेकअप अगर देखना जाओ, 1378 का ब्रेकअप और उन ट्रेड रिसीवेबल के नाम देखने जाओ, तो इन 1378 में 408 शामिल है, इसमें 750 शामिल है, और 220 शामिल है। तीन अलग अलग इंसानों के शामिल हैं। तो जो आपने यहाँ पर क्या कर दिया? उनको सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, आप, कुछ लोगों ने आपको सामान वापस भी किया था। क्या किया था? सामान वापस भी किया था। तो वो आपके पास क्या हो गया? यानी ट्रेड रिसीवेबल्स, और उसके नीचे मैंने अपनी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए क्या लिख दिया भाई? ये क्रेडिट सेल्स आप लोगों ने की थी। अब सेल्स रिटर्न में आपने क्या कर दिया? फॉर एग्जांपल, सामान किन्होंने वापस करवाया था? दो लोगों ने, एक था CUNC और एक था जाफर था। तो आपने क्या लिख दिया? ट्रेड रिसीवेबल्स 48, और इधर मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया भाई? सेल्स रिटर्न हो गया। अब ये जो 48 हमने जो क्रेडिट किया है इस अकाउंट में, 48 इसमें क्रेडिट किया, तो ये 48 किसी एक शख्स का है? नहीं, CUNC का है, और दूसरा जाफर का है। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा? 58। सॉरी, हमने क्या करना था? 58 करना था। तो यहाँ पर क्या हो गया? 58 हो गया। तो भाई ये आपके पास क्या हो गया, जिसको आप क्या कहते हो? लेजर अकाउंट्स कहते हो। और अभी यहाँ पर आपने कौन से दो लेजर्स बनाए? सिर्फ और सिर्फ
आपने बनाए हैं सेल्स लेजर और उसके साथ साथ आपने कनेक्टेड नॉमिनल लेजर बनाया है। परचेज लेजर का इधर काम नहीं था, इस वजह से आपने परचेज लेजर नहीं बनाया। यही सारा काम जो है, अगर वो आपसे क्वेश्चन परचेज जर्नल या परचेज रिटर्न का बनाता तो आप इसी तरीके से फॉर एग्जांपल परचेज जर्नल बनाते और आप सेल रिटर्न जर्नल बनाते हैं। यहाँ ट्रांसफर टू सेल्स की जगह आप क्या लिख देते, ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, और ट्रांसफर टू सेल रिटर्न की जगह क्या लिख देते, ट्रांसफर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और यहाँ सेल लेजर की जगह आप क्या कर देते, परचेज लेजर, ट्रेड रिसीवेबल की जगह ट्रेड पेबल, डेटर्स की जगह क्रेडिटर्स, अकाउंट रिसीवेबल की जगह अकाउंट्स पेबल। तो ये आपके पास सेल्स लेजर की जगह तीन परचेज लेजर बन जाते और नॉमिनल लेजर में परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट बन जाता। तो आई होप आपको अगर ये वीडियो समझ आई हो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट वीडियो अगर और चाहते हो तो इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करो, स्प्रेड कर सकते हो स्प्रेड करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।